तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हमारे पास ठोस अवस्था की। ठीक है, तीन अवस्थाएं, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था और द्रवीय अवस्था जो हम पढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था में जनरली एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठोस अवस्था में सबसे पहले हमारे पास है क्या, एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है कि आपके पास अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं अणुओं के मध्य। तो आकर्षण के बेसिस पे हम लोग अलग अलग तरीके से ठोस को बताते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस यानी कोवलेंट ठोस, आयनिक ठोस, मेटेलिक ठोस या धात्विक ठोस आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट, मेटेलिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर, ये आपके पास ठोस अवस्थाएं हैं। इनमें अलग अलग आकर्षण है। तो आकर्षण के हिसाब से हमारे पास ठोस को हमने कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, वो आप एक टेबल देख लेना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ठोस को दूसरी तरीके से भी हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो कॉपी में लिखते जाओ भाई साथ साथ, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस वो है जिसमें आकर्षण है। देखना ध्यान से सुना, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टल जो है जिसमें भी क्रिस्टलीय ठोस होगा उसमें कहानी क्या होगी, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा। परास, दूर तक हमारे पास, रेंज का मतलब परास। ये इसमें क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। ये इररेगुलर है, दिख भी रहा है, सबके देख रहे हैं। ये क्या होता है, कांच में या प्लास्टिक में जनरली ऐसा हमारे पास होता है। देखो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है। इसमें कहीं पे कोई छोटी सी जगह तुम्हें ऑर्डर दिख जाएगा, पर दूर तक देखेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा या शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, यहां पे क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लिखते जाओ। ठीक है, इसमें पहला बिंदु हमारे पास हो गया। दूसरा बिंदु हम क्या कह सकते हैं, इसका रेगुलर अरेंजमेंट है, इसका इरेगुलर अरेंजमेंट है, यही कहानी है। ठीक है, तो इसका रेगुलर जमावट है, यहां इरेगुलर है, इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तीसरा बिंदु, अब ध्यान से सुनना होता क्या है। जैसे अगर तुम प्लास्टिक को गर्म करोगे तो एकदम पिघलती है क्या, नहीं। क्या उसका कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या, नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। ठीक है, तो हमारे पास यहां क्या होता है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि यहां पे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के एक परास में ये पिघलेगा, एक बिंदु पे नहीं पिघलेगा। जबकि यहां पे क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पे पिघल जाएगा, एक निश्चित तापमान आएगा और ये पिघल जाएगा। जैसे धातु को आप गर्म करो, मान लो चांदी या सोना ले लो, आपके पास खूब सारा सोना है। ठीक है, तो सोने को क्या करो, बेच खाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सोने को संभाल के रखना है। तो सोने को पिघला के आप चाहो जैसी शेप बना सकते हो। तो सोने को जैसे आप पिघलाओगे तो आपके पास एक निश्चित तापमान आएगा जिसपे वो सडनली पिघल जाएगा। पर यहां पे ऐसा नहीं होता, पहले आप गर्म करते हो, पहले सॉफ्ट हो जाता है, फिर जाके वो पिघलता है। यानी अगर आपके पास डांबर है, आपसे पूछा जाए डांबर एमरफस यानी क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय, कौन, डांबर। ठीक है, एमरफस को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अब डांबर बताओ क्या है, या कांच क्या है, बताओ। हाँ बिल्कुल सही। तो डांबर को अगर गर्म करते हैं तो पहले तो वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर और गर्म करोगे, फिर और गर्म करोगे, तब जाके वो पिघलता है। तो एकदम से नहीं पिघलता। पर अगर हमारे पास कोई धातु है तो धातु एकदम से पिघल जाती है, हमें ध्यान रखना है। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में खास तौर पे ध्यान रखना है। अक्रिस्टलीय में हमारे पास क्या होता है, अक्रिस्टलीय में हमारे पास एक परास में होता है जब ये पिघलता है, जबकि यहां पे क्या होता है, एक निश्चित तापमान पे पिघलता है क्रिस्टलीय। ठीक है,
निश्चित तापमान पे पिघल जाएगा, ये परास की एक रेंज में पिघलेगा। अगली कहानी सुनना, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कहानी हमें क्या ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि ये कहलाता है एनिसोट्रॉपिक, विषम देशिक। हिंदी में लिख लेना, मैं भूल जाऊंगा क्योंकि हिंदी के शब्द बार बार मेरे को याद रखने पड़ते हैं। एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो इनकी प्रकृति क्या होती है, समदेशिक विषम देशिक। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो समदेशिक और विषम देशिक में हमारे पास कहानी क्या है, इसका भिन्न भिन्न दिशाओं में इसकी भिन्न भिन्न गुणधर्म हमें देखने को मिलते हैं। यानी इस दिशा में जाएंगे, देखो आपको दिख भी रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां पे अगर देखें, यहां और यहां के बीच की दूरी अलग है, यहां और यहां के बीच की अलग दूरी है। यानी इस दिशा में जाएंगे तो हमारे पास जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी हम लोग बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया या फिर हमारे पास कंडक्शन हो गया, तो कंडक्शन यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। ठीक है, जबकि यहां पे क्या होगा, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों तरफ हमारे पास कहानी क्या रहेगी, सेम इररेगुलर है यहां पे और यहां पे। ठीक है, इसको ऐसे समझना, मान लो मैंने इस बोर्ड पे, मान लो कोई लोहे का धातु है, इस पे मैंने टच किया कहीं पे भी, अगर मेरे पास एल्यूमिनियम की कोई चीज है या लोहे की कोई चीज है, मान लो मेरी ये रिंग है, इस पे रिंग पे टच किया तो ये मेटल की चीज है, तो मेटल की रिंग पे टच करेंगे तो क्या करंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कोई इधर जा रहा है, 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 तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे की कहानी को कैंसिल आउट कर रहा है। पर अगर हमारे पास, हमने इस लोहे की रिंग को, सॉरी इस सोने की रिंग को, सोचो यार सोने को मैं लोहा बोल रहा हूं, गजब, सोने की रिंग को किससे जोड़ दिया, सोने की रिंग को अगर हमने तार से जोड़ दिया तो क्या मुझे शॉक लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्यों? उस समय इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, एक दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जब हमने इसे बिजली के तार से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दिशा में हो जाएगा। तो एक दिशा में अगर हमारे पास कहानी रहेगी तो एक दिशा में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें शॉक लगेगा। अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगा करंट लगेगा, वैसे तो वैसे ही हाथ में। अब यहां पे भी ऐसा है, चाहे इस दिशा में जाओ चाहे इस दिशा में जाओ, इरेगुलर अरेंजमेंट है तो एक अरेंजमेंट दूसरे के हिसाब से कैंसिल हो जाता है, मतलब वो इरेगुलर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, एक निश्चित अरेंजमेंट पे, पर यहाँ की दूरी अलग है। तो यहां से यहां तक अगर मैं इस दूरी में अगर मैं वैद्युत धारा देखूं और इधर वैद्युत धारा देखूं तो वैद्युत धारा का प्रवाह अलग अलग होगा, कंडक्शन अलग अलग होगा। इस दिशा में कंडक्शन अलग, इस दिशा में कंडक्शन अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ओरिएंटेशन है, अलग अलग दिशाओं में। अच्छा, इस दिशा में चले जाओ, देखो तो इस दिशा में अलग वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो हमारे पास क्या होता है, ये इसीलिए क्या कहलाता है, विषम देशिक, इसीलिए क्या कहलाता है, समदेशिक। आपको ध्यान, मेरी बात क्लियर हो गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस है, अमorphous ठोस है। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ये तो आपको याद करना है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है तो आपको ये रटना है। इसमें हम बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में है क्या? आपने देख लिया अरेंजमेंट है, ये तो मैंने 2D में बताया, 3D में देख, 3D में हमारे पास क्रिस्टलीय अरेंजमेंट कैसे होता है। अब यार मैं ऐसा तो नहीं है पूरा बॉडी भरता जाऊंगा, ये मैं जमावट बता रहा हूं कि किस तरह से हमारे पास ठोस की जमावट हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका घर जो है, आपके घर में क्या है, बहुत सारी ईंटों की जमावट है। ठीक है, तो हमारे पास हो क्या रहा है, यहां पे क्या कहानी है, पहले मैं इसके 8 टुकड़े कर रहा हूं, इस घन के 8 टुकड़े कर रहा हूं। थोड़ा बोरिंग लगेगा शुरू में, पर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना भाई, बोर मत हो जाना। तुम्हारी आदत, अरे सर बोर हो गया, अब पढ़ाई कर रहे हो बोर होने आए हो, शादी नहीं होगी, पहले बता रहा हूं, ऐसे ही बच्चों की। हाँ सही, मजाक नहीं करना मैं, शादी नहीं होती फिर बड़ा दुख होता है।
किसी को भी देख ले, जिसकी शादी नहीं हुई बड़ा दुखी रहता है। तुम मानते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है कन्याओं की हो जाएगी, माना कन्याएं देश में कम है, पर ऐसा नहीं है सभी कन्याएं शादी करती है, नहीं करती कुछ, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है वो। तो हमारे पास क्या है, ये तो मैं कोने से ताकि तुम्हें दिख जाए इसलिए बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, अभी कोनों पे मत जाना। अभी तो मैं कह रहा हूं हमारे पास 8 घन है, ठीक है। घन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ भाई, बिल्कुल दिखना चाहिए। आंखें खोल के रखो, चश्मा लगा के रखो, ध्यान से देखो, ये हमारे पास घन है, बधाई हो, दिख गया, ठीक है। तो ये घन है। अब घन की कहानी क्या है, हमारे पास होता क्या है, जैसे मैंने ये बनाया, ये तो 2D में बनाया, 3D में देखो, परमाणु का इस तरह से अरेंज है, ठीक है। तो अणु या परमाणु हमारे पास इस तरह से अरेंज है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी, अणु बोलूं, परमाणु बोलूं, क्या बोलूं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जालक बिंदु, लैटाइस पॉइंट। क्या होता है, लैटाइस पॉइंट। अब लैटाइस पॉइंट है क्या, जालक बिंदु है क्या, लिख लो भाई। अणु, परमाणु या आयन, लिख लो, अणु, परमाणु या आयन जिससे ठोस उत्पन्न होता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। तो कौन कौन से जालक बिंदु है, अणु को कह दो या परमाणु को कह दो या आयन को कह दो, तो हमारे पास जालक बिंदु होंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस किसी से ही बन सकता है, आयन से ही बन सकता है, परमाणु से ही बन सकता है, अणु से भी बन सकता है, निर्भर करता है। तो हमारे पास अब उसके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी होगी, जालक बिंदु। और हम जालक बिंदु को कैसा मानेंगे, हम जालक बिंदु मानेंगे एक गोला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, छोटा सा आयन हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, उसकी कोई भी आकृति हो अणु की, पर हम उसे एक गोला मानेंगे। तो ये जालक बिंदु हो गया। इसके बाद लिखना लैटाइस। लैटाइस क्या है, जालक क्या है, हमारे पास ये जालक है। जैसे आपने क्या कहा, आपने छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर पूरा का पूरा संपूर्ण ठोस बना दिया, जैसे ईंटों से मिलकर दीवार बनाई, तो ये पूरा जाल हो गया, ठीक है। तो जालक क्या है हमारे पास, जालक का मतलब है हमारे पास जो ठोस आया, संपूर्ण ठोस, उसे जालक कहते हैं। लिख लो, संपूर्ण ठोस। संपूर्ण ठोस को हम क्या कहते हैं, जालक, ठीक है, लिख लो, संपूर्ण ठोस। तो जालक हमारे पास हो गया संपूर्ण ठोस, ठीक है। अगला बिंदु, तो हम जालक के बाद हम आते हैं, हमारे पास एकक कोष्ठिका, लिखना, यूनिट सेल। यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है, हमारे पास क्या हुआ, ठोस बन गया। अब उस ठोस को हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। कैसे देखा, प्रायोगिक रूप से जब ठोस को देखा, मान लो ये लोहे की फिर आ गया मुंह पे, हमेशा लोहा आ रहा है, सोने को मैं लोहा बोल रहा हूं, गजब हो गया, मतलब क्या पता यार क्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सोने की रिंग है, ठीक है। अब ये धातु के कणों से बनी है, गोल्ड के कणों से बनी है। अब क्या किया, जब इस पे एक्सरेज मारी या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से देखा, तो इसके अंदर कैसे जमावट है उन्होंने एनालाइज किया। तो उन्होंने कहा इसमें जो जमावट है अगर उसे देखें, तो उन्होंने क्या करा, इसके अंदर की जमावट को देखा। कैसे देखना, हमारे पास जमावट कैसे हो सकती है, परमाणु है या अणु है, जो भी है, जालक बिंदु मान लें, ठीक है, ऐसे तो जमा हुआ होगा अंदर की तरफ। अभी 3D में जमे होंगे, ठीक है, ये कैसे जमे होंगे, 3D में, तो ये जमावट होगी। अब उन्होंने कहा कि जब हमने इस जमावट के अंदर देखा तो हमें कैसा मिला, उन्होंने कहा यार हमें तो ऐसा मिला, अंदर का स्ट्रक्चर हमें कैसा मिला। हमने उसको देखा, जिस भी ठोस की बात करें उसमें ये आगे के 4 परमाणु आ गए, पीछे के 4। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जमावट को अगर हम अलग अलग तरीके से देखें
तो हमारे पास ऐसा प्रतीत होता है मानो खूब सारे घन हैं और घनों पे परमाणु है और वो परमाणु आपस में एक दूसरे को इस तरह से टच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमें परमाणु दिखते हैं, हमें ये ना क्यूब व्यूब नहीं दिखता है। समझ में आया? ये घन तो हमने अपने दिमाग में सोचा या उन्होंने एक्सपेरिमेंटली सोचा कि परमाणुओं के अरेंजमेंट में अगर हर परमाणु के कोने में को, ये जो परमाणु दिख रहे हैं आजू बाजू वाले, इसके कोनों को जोड़ा जाए तो घन दिखता है। और उन्होंने कहा कि इस घन को अगर आगे बढ़ाते जाएं तो हमारे पास पूरा संपूर्ण ठोस प्राप्त होगा। वापस से समझना मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर हमने हर परमाणु के केंद्र बिंदु को लिया, किसको लिया? परमाणु के केंद्र बिंदु को लिया और केंद्र बिंदु को जोड़ दिया, तो हमारे पास केंद्र बिंदु को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या दिख रहा है? घन। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, तुम्हें अगर देखने में परेशानी हो रही है तो ऐसे समझ लो। ये वास्तविकता में तो क्या है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी इस कोने पे भी एक परमाणु है, इस पे भी एक परमाणु है। पर समझने के लिए मैंने क्या बना दिया, इसको छोटा कर दिया। किसको? इस परमाणु को। वास्तविकता में परमाणु क्या है? बड़ा है परमाणु, तो परमाणु को मैंने क्या कर दिया? छोटे रूप में दिखा दिया। वास्तविकता में क्या है? ये परमाणु आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। बात समझना है? तो क्लोज पैकिंग में परमाणु आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसे हमने क्या नाम दे दिया? निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो निबिड़ संकुलन में हमारे पास कहानी क्या आई? हमारे पास निबिड़ संकुलन में कहानी आई कि परमाणु जो हैं अगर उनके अरेंजमेंट को देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के 7 तरीके के हमारे पास क्या दिखती? ज्योमेट्री। कितनी तरह की ज्योमेट्री दिखती? 7। जैसे घन हो गया, ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो गया हेक्सागोनल शेप हो गई, अष्टफलकीय, मतलब हमारे पास अलग अलग तरह की शेप आ गई। तो इन सारी शेप को हमने देखा तो 7 तरह की हमारे पास शेप है। ठीक है, ये ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक, तुम हिंदी में देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 2 ही शेप जो है आगे पढ़नी है। हमारे डिटेल में कौन सी पढ़नी है? एक तो हमारे पास घनीय क्यूबिक और एक हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल को क्या बोलते हो देख लेना तुम। ठीक है, तो हमारे पास षटकोणीय बोलते हैं, षटकोणीय। तो हमारे पास घनीय और षटकोणीय को आगे डिटेल में पढ़ना है। तो वापस सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, मैंने समझाया कि हमारे पास एकक कोष्ठिका क्या होती है। एकक कोष्ठिका का मतलब क्या है? हमारे पास जो जालक बिंदु हैं, जिन्होंने जालक बनाया है, तो एक बहुत बड़ा जाल बना। अब मैं क्या पूरा जाल देख सकता हूं? नहीं, मेरी आंखें पूरा जाल नहीं समझ पाएंगी। तो उस जाल का एक छोटा सा भाग लिया। क्या किया? उस पूरे जाल का एक छोटा सा भाग लिया। उस छोटे से भाग को अगर रिपीट करेंगे, यानी उस छोटे से भाग को बार बार एक्स, वाई और जेड दिशा में रिपीट करते जाएंगे इधर और इधर, तो संपूर्ण ठोस हमें मिल जाएगा। जैसे ये एक हमारे पास एकक कोष्ठिका है, कोई भी घनी एकक कोष्ठिका को इधर भी बना दो, ऊपर बना दो, नीचे बना दो, लेफ्ट बना दो, ऐसे बनाते जाओ। तो एक्स दिशा में, वाई दिशा में, जेड दिशा में बनाते जाओ, तो एक घनी एकक कोष्ठिका से हमें क्या मिलेगा? संपूर्ण ठोस। क्या मिलेगा? संपूर्ण ठोस हमें मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो जो संपूर्ण ठोस मिला, जो संपूर्ण ठोस हमें मिला, उस संपूर्ण ठोस को हम क्या कह देंगे? जालक। तो अब हम जालक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जालक की एक छोटी सी एकक कोष्ठिका, उस कोष्ठिका की गुणधर्म, यानी इसके सारे गुणधर्म जो है, यानी जालक के सारे गुणधर्म इसमें आ गए। जालक को देखो या इसको देखो, सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा समझो, तेरे में पूरी बॉडी का खून देखूं या एक बूंद खून देखूं, उसमें प्रॉपर्टीज सारी आ गई। मैंने कहा यार हीमोग्लोबिन नापना है, तेरी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, क्या ऐसे नापने के लिए सारा खून निकाल दूंगा? पगले क्या? तो सारा रक्त नहीं निकालना है, क्या करना है? एक बूंद रक्त लेके उसको चेक कर लेना है। तो एक बूंद में इतना, तो इतने में कितना? नहीं समझ में आया? तो तुम्हारे घर में ईंटों से स्ट्रक्चर बनाए, तो एक ईंट को देखो या सारी ईंटों को देखो, अगर हम देखेंगे तो सिमिलर दिखेगी। तो यहां पे भी ऐसा है, एक एकक कोष्ठिका को पढ़ेंगे, बहुत सारी एकक कोष्ठिका को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे तो करोड़ों एकक कोष्ठिका हम जुड़ के जालक बना रही, करोड़ों खरबों एकक कोष्ठिका है। ये तो मैंने 8 बनाई है, यहाँ पे 3-4 बना दी है। ठीक है, तो करोड़ों होती, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आप इसे सुनो, हुआ क्या? जालक बिंदु है,
जारक बिंदु का मतलब कोई भी आयन या कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल या कोई भी हमारे पास एटम, ठीक है। तो इनका हमारे पास एक तरीके से अरेंजमेंट होता है। अब उसको एक्सरे से जब देखा या किसी मेथड से देखा तो हमने पाया यार अगर मैं यहाँ घन बना दूंगा तो घन की तरह दिखेगा, तो घन वहां पे नहीं होता है। ये हमने अपने दिमाग में सोचा कि घन की तरह दिख रहा है पूरा का पूरा जाल, तो घनों बहुत सारे घनों से मिलकर हमने मान लिया एक जाल है, ठीक है। तो उस एक घन को मतलब उस संपूर्ण ठोस में से, संपूर्ण जाल में से एक हमने घन निकाला। घन कैसा निकाला? एक ऐसा घन निकाला जिसमें संपूर्ण प्रॉपर्टीज आ जाए। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतनी मेहनत क्यों की, एक परमाणु निकाल लेते हैं। एक परमाणु की जो प्रॉपर्टी वो संपूर्ण नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्वथनांक बिंदु इस पर निर्भर करता है दो अणुओं के मध्य में कितना आकर्षण, ठीक है। दो अणुओं के मध्य के आकर्षण या दो अणुओं के मध्य में जो मतलब इसमें कितनी खाली जगह आ रही है, ये सब हमें एक अणु नहीं बता सकता। अणुओं का गठजोड़ जो है उसमें कितनी खाली, कितना रिक्त स्थान है, तो ठोस कितना मजबूत है, कितना, जैसे हीरा है बहुत मजबूत होता है, अगर हम पत्थर की तुलना में देखें, पत्थर को मारेंगे फिर भी टूट जाएगा, हीरा मजबूत रहेगा। तो हीरे को वैसे भी कोई मारता है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एका कोष्टिका क्या है? उस संपूर्ण ठोस का एक छोटा सा भाग जो हमें पढ़ना है। तो हमारे पास कितनी तरह की एका कोष्टिका होती है? 7 तरह की एका कोष्टिका होती है। ये आपको टेबल बनानी है एनसीईआरटी से, लिख लो मेरी बात, एनसीईआरटी से टेबल बनानी है। तो 7 तरह की एका कोष्टिका है हमारे पास। जो एका कोष्टिका है उनमें याद रखना, आपको याद रखना है कि घनीय एवं षटकोणीय, हेक्सागोनल को षटकोणीय कहते हैं ना, देख लेना। तो क्यूबिक एंड हेक्सागोनल हमारे सिलेबस में डिटेल में, बाकी भी है पर बाकी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ये सब हम आगे जाके डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। हम कौन सी डिटेल में पढ़ने वाले? क्यूबिक और हेक्सागोनल। तो क्यूबिक और हेक्सागोनल की अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे घनीय में हमारे पास अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है। कैसे? एक घनीय ऐसा है जिसमें सिर्फ कोनों पे परमाणु है, ऐसा भी हो सकता है। एक घनीय जिसमें कोनों के साथ साथ क्या है, फलक केंद्रों पे भी परमाणु, आगे का फलक केंद्र, पीछे का फलक केंद्र, दाएं बाएं ऊपर नीचे। यानी मान लो बोर्ड है, बोर्ड के बीचों बीच, या एक कमरा है, इस कमरे में इस दीवार के बीचों बीच, इस दीवार के बीचों बीच, इस दीवार के बीचों बीच, नीचे ऊपर पीछे। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जैसे यहाँ पे कोने तो हैं, कोने के अलावा ऊपर का केंद्र, फलक केंद्र, नीचे का, दाएं बाएं, आगे आगे पीछे। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। तो घनीय का एक अरेंजमेंट कैसा देखा हमने? घनीय का एक अरेंजमेंट देखा जो सिर्फ कोनों पे। एक अरेंजमेंट हमने क्या देखा कि फलक केंद्रों पे। एक अरेंजमेंट हम देखेंगे काय केंद्र पे भी है। कैसे बना दे? जैसे पहला तो हमने बनाया, तो प्यारे बच्चों याद रखना मैं सिर्फ कोनों पे बना रहा हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सरल घनीय, ठीक है। सरल घनीय एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद यहां बना देते हैं एक हमारे पास आ जाएगा जिसमें कोने के अलावा कहां कहां परमाणु होगा? कोने के अलावा फलक केंद्र, फलक केंद्र यानी फेस के सेंटर पे, ये वाले फेस के सेंटर पे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, और कोने पे तो है ही, कोने पे तो है ही। तो ये एक तरह की एकक कोष्टिका हो गई। तो ये भी घन है, ये भी घन है। घन क्या होता है बताओ भाई? घन वो होता है जिसमें, प्यारे बच्चों हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। सारी साइड बराबर होती है। देखना घर में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है। ये ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। तो घर में हमारे पास सारी साइड बराबर होती है, सारे एंगल बराबर होते हैं। अगर मैंने इसको नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा, मान लो ये अल्फा है
ये हमारे पास बीटा है, ये इसके बीच में गामा है, तो अल्फा बीटा और गामा बराबर यानी 90 होनी चाहिए घन के लिए। ए बराबर बी बराबर सी, ये हमारे पास घन की प्रॉपर्टीज है। तो घन के बारे में अगर हम देखें, ये बना लेना कॉपी में, ठीक है, ये मत बनाना भी, ये मत बनाना, ये भी जरूरत नहीं है, बस ये लिख लिए 1 2 3 बिंदु लिख लिए, इसको बनाने की जरूरत अभी है नहीं, आगे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं बना लेना, ये बना लेना, इस पे लिख देना घन क्यूब, ठीक है, ये बना देना क्यूब। तो हमारे पास क्या है, एक और कौन सी हो गई, एकक हो गई, एक और हो गई हमारे पास, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ड्रॉ नहीं करना, अभी मैं वापस से ड्रॉ करूंगा। धीरे धीरे बनाओ तो अच्छा बनता है, जल्दीबाजी बनाओ तो सही नहीं बनता। तो हमारे पास क्या है, ये हो गई हमारे पास काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है। तो हमारे पास जैसे घन में कितनी होगी, 3, 1 2 3, तो घन में 3 अरेंजमेंट, तो ऐसे सारे अगर हम अरेंजमेंट देखें, घन के देख लें, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है, तो इन सब के अगर हम अरेंजमेंट देखें तो ऐसे हमारे पास 7 तो हमारे पास ज्योमेट्री है, हर जैसे एक ज्योमेट्री तो ये हो गई घन, तो एक ज्योमेट्री में कितने आए, 3 अलग अलग तरीके के हमारे पास अरेंजमेंट आए, 1 2 3, समझ में आया नहीं है? तो हमारे पास ऐसे 7 ज्योमेट्री में अगर अलग अलग अरेंजमेंट देखें, किसी में 2 तरह के आएंगे, किसी में 1 तरीके का आएगा, तो सातों ज्योमेट्री के जब अरेंजमेंट देखेंगे तो कुल 14 अरेंजमेंट आएंगे। कितने आएंगे, 14 अरेंजमेंट। उन 14 अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटाइसिस। तो हम यहीं पे थे, ये बनाया तुमने, ठीक है, नीचे लिखना, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, चाहो तो टॉपिक डाल दो, ज्योमेट्री। जमावट के हिसाब से कुल 7 विभिन्न तरह की ज्योमेट्रियां होती हैं, कुल 7 भिन्न तरह की ज्योमेट्री होती है, लिख लिया। उन सातों ज्योमेट्री में कुल मिला के 14 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, कुल मिला के 14 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, 14 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, जिन्हें ब्रेवियस लेटाइसिस कहते हैं, BRA, जिन्हें ब्रेवियस लेटाइसिस कहते हैं, जिन्हें ब्रेवियस लेटाइसिस कहते हैं। तो कितने ब्रेवियस लेटाइस होते हैं, 14। वापस से सुनो, 7 ज्योमेट्री है, 7 कैसे, एक ही हो गई, एक और मैं बना देता हूं, जैसे ये हमें पढ़ना है हेक्सागोनल, ठीक है, ऐसे हमारे पास पूरी ज्योमेट्री बन जाएगी, जो भी है ज्वाइन कर देंगे, तो एक ही हो गई, एक ही हो गई, तो ऐसे हमारे पास कितनी ज्योमेट्री होगी, 7। और हर ज्योमेट्री में हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट है, जैसे घर में मैंने दिखा दिए 1 2 3, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट है, 14। तो उन्हें कहते हैं 14 ब्रेवियस लेटाइसिस। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पे आपको वापस से एनसीईआरटी से टेबल बनानी है, लिख लो भाई, नीचे टेबल बनेगी, एक पेज छोड़ देना, यहाँ पे टेबल बनेगी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 14 तरह के ब्रेवियस लेटाइसिस है, उसमें आपको एंगल और साइड याद रखने हैं, ठीक है, मैं टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा तो याद रखना है। तो ये वाली टेबल खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे पास कितनी तरह की ज्योमेट्री हुई, 7। उन 7 में अलग अलग तरीके से अगर अरेंजमेंट को देखा जाए तो हमारे पास कितने हो गए, टोटल 14 हो गए 7 में, ठीक है। किसी में 1 भी आता है, किसी में 3 भी आते हैं, किसी में 2 आते हैं, इस प्रकार से। तो हमारे पास अब आगे हमें क्या पढ़ना है, ये तो समझ में आ गया। अब एकक कोष्टिका में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो एकक कोष्टिका को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास कहानी क्या है, हमने पढ़ा कि हमारे पास सबसे पहले ठोस क्या होता है। ठोस के हमने 2 प्रकार देख लिए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है। किसके हिसाब से, जमावट के हिसाब से। तो 2 प्रकार देख लिए, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। आकर्षण के हिसाब से तो अलग है, वो टेबल आपको बनानी है, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट, आयनिक, मेटालिक बॉन्ड, वो अलग है।
ठीक है, हम जमावट के हिसाब से देखें क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। हमें किसको पढ़ना है, जो जिसमें रेगुलर जमावट है यानी क्रिस्टलीय को। क्रिस्टलीय में सबसे पहले हमने क्या देखा, क्रिस्टलीय में हमारे पास किस तरीके से जमावट होती है। तो हमारे पास जालक बिंदु क्या है, आयन परमाणु, जैसे परमाणु या आयन कैसे जमे हुए हैं उसको हमने जालक बिंदु कह दिया। पूरे संपूर्ण पूरे ठोस को हमने क्या कह दिया, जालक। उस जालक का एक छोटा सा भाग लिया जिसको रिपीट करने पर पूरा संपूर्ण ठोस मिल जाए और उसमें उस पूरे के पूरे जालक की गुणधर्म आ जाए, सारे गुणधर्म, इसके सारे गुणधर्म कहां आ जाए, यहां पे। तो हमारे पास इसे क्या बोल दिया, एकक कोष्टिका। क्या बोल दिया, एकक कोष्टिका। तो एकक कोष्टिका के हिसाब से मैंने क्या बताया, हमारे पास जो ज्योमेट्री है ये एकक कोष्टिका है, अलग अलग तरीके की 7 ज्योमेट्री है। ठीक है, उन 7 ज्योमेट्री, 2 तो मैंने बता दी, बाकी तुम देख लेना। ठीक है, उन 7 ज्योमेट्री में जो जमावट है वो कितने तरह की है, 14 प्रकार की जमावट है। उसके बाद वो 14 प्रकार की जमावट के बाद अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कहानी सुनना, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास मान लो एक घन है। तुम्हें बनाने हैं सारे फिगर, शुरू हो जाना बेटा, अब लगेगी मेहनत, धीरे धीरे सब बना लोगे मुझे पता है। पीछे बैठ के टीचर के फोटोज नहीं बनाते थे क्या क्लास में, कुछ बच्चों ने तो बनाया होंगे, नहीं बनाया पीछे बैठ के। तो हमारे पास क्या है, ये एक घन है। अब घन की प्रॉपर्टीज देख लो, सुनना। सबसे पहले हमारे पास घन की लंबाई अगर मान लो a है, हमने मान लिए घन की लंबाई कितनी a, तो सारी साइड a है घन में। ठीक है, बताया था अभी मैंने बताया था कि a बराबर b बराबर c। ठीक है, अब घन में दो तरह की हमारे पास डायगोनल होती है। कौन कौन सी डायगोनल है जरा देखना। ये तो छोटी वाली डायगोनल है, और ये हमारे पास बड़ी वाली डायगोनल है। ठीक है, तो घन में सबसे बड़ी डायगोनल कौन सी है, उस कोने से इस कोने, यानी तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में वो कोना और ये कोना सबसे बीच में से केंद्र बिंदु में से पास होगी। ये ऑरेंज वाली, ये नारंगी वाली कहां से पास होगी, केंद्र बिंदु में से। और ये कहां से पास होगी, इस कोने से इस कोने, यानी इस कमरे में इस वाले ऊपर जाके कोने, मतलब यहां से यहां, ये केंद्र बिंदु से पास नहीं होगी, ये फलक केंद्र से पास होगी, ये काय केंद्र से पास होगी। ठीक है, तो बना दो, काय केंद्र भी बना दो। एक परमाणु यहां है, ठीक है, काय केंद्र थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, और भी बनाएंगे। ठीक है, ये फलक केंद्र, ठीक है, समझ में, ये फलक केंद्र से पास होता है, ये काय केंद्र से। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है इसकी लंबाई कितनी होती है, यहां से यहां तक की लंबाई होती है √3a, यहां से यहां तक की लंबाई। ठीक है, √3 है, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है, यहां से यहां तक की लंबाई होती है √2a। कितनी होती है, √2a। तो हमारे पास काय केंद्र में से, काय केंद्र कौन सा, बीचों बीच काय केंद्र में से कितनी हमारे पास डायगोनल गुजर रही है, बताओ। ठीक है, तो बताओ, एक तो ये, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, 2 यहां ऊपर से नीचे, और फिर यहां ऊपर से यहां नीचे, और यहां नीचे से यहां ऊपर, कितनी हो गई, 4। तो हमारे पास कितनी होती है डायगोनल, 4, जो केंद्र बिंदु में से जाती है। इसके ऊपर से इसके नीचे से 2, इसके ऊपर से इसके नीचे से 2 2 4, तो 4 हमारे पास काय केंद्र में से और फलक केंद्र में से गुजरते हुए कितनी डायगोनल हो गई, ऑरेंज नारंगी वाली जैसी कितनी हो जाएगी, 8। 4 देखो वापस से बना लो, यहां से यहां 1, नीचे से ऊपर 2, फिर यहां से फिर एक नीचे 3, फिर यहां से एक यहां 4, तो टोटल होती है 4। कौन सी वाली, सबसे बड़ी डायगोनल √3 है। ठीक है, √3 कितना होता है 1.732, √2 कितना होता है 1.414, याद रखना। अच्छा, इसमें कहानी याद रखना, टॉपिक डाल देना है यहां पे,
कंट्रीब्यूशन देखो, कोने का कितना भाग, एक कोने पे हमारे पास क्या है, एक कोने पे परमाणु है, इसका कितना भाग एक घन में आता है। तो सुनना, ये कोना है, ये कोना कितने घन में शेयर हो रहा है, 8 में। 4 ऊपर 4 नीचे, देख लो जरा। अच्छा सर, बच्चे कहेंगे सर ये वाला भी तो 8 में होना चाहिए। अरे यार इधर बना लेना। अगर इधर तू घन बनाएगा और ये घन बनाने के बाद पीछे वाला घन भी बना लेगा, ऊपर वाला भी बना लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे भी ये वाला भी 8 में, ये वाला भी 8 में होगा। मैंने बनाया नहीं है घन, इसका मतलब है नहीं, वहां पे घन है। तो हमारे पास कोई भी एक घन जो है कोने वाला, ये कोने का योगदान कितना रहता है, तो कंट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, योगदान हिंदी में। तो इसका योगदान हमारे पास कितना रहता है एक घन में, तो इसका योगदान रहता है, तुम हिंदी में लिख लेना, कंट्रीब्यूशन। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। बराबर 1/8, इसका होता है 1/8, क्योंकि ये एक जो है 8 घन में साझा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने में साझा हो रहा है, 8 में। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। ठीक है, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन 1/8। यहां पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन देखना, ये है फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, इसका योगदान कितना होता है, 1/2। फलक केंद्र का योगदान कितना होता है, 1/2, आधा। आधा अंदर है, आधा बाहर है। कैसे सुनना, मान लो यहां पे हमारे पास एक परमाणु है, तो आधा परमाणु तो दीवार के इस साइड और आधा परमाणु दीवार के इस साइड, तो हमारे पास कितना योगदान होगा, इस परमाणु का एक घन में कितना योगदान होगा, आधा। आधा अंदर आ रहा होगा, आधा बाहर जा रहा होगा। मान लो इस दीवार पे, इस बोर्ड पे एक परमाणु है, तो आधा परमाणु तो कमरे के अंदर होगा, आधा परमाणु कहां होगा, कमरे के पीछे। हम परमाणु को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। तो आधा जालक बिंदु अंदर, आधा जालक बिंदु बाहर। तो फेस सेंटर, फलक केंद्र लिख देना, फलक केंद्र वाले का कितना योगदान है, 1/2। योगदान को z से बताएंगे आगे जाके, कुल योगदान को। ठीक है, और बोलो एज सेंटर, एज सेंटर यानी किनार, कोई भी किनार, ये ले लें या कोई भी ले ले, ये ले लेते। यहां पे अगर परमाणु है किनार पे, कोई भी किनार ले लो, ये किनार भी ले सकते हो, ये भी, तो किनारा बोलते हो, क्या बोलते हो, किनोर, किनारा क्या बोलते हो, किनारा बोल दो। तो एज सेंटर, एज सेंटर पे कितना योगदान है, इस एज पे योगदान है 1/4। कैसे, कोई भी किनार देख लो, जो तुम्हारी इच्छा हो देखो, ये देख लो, ये किनार कितने घन में साझा हो रही है, 2 घन ऊपर आगे के, 2 घन नीचे आगे के, 4 घन में साझा हो रही है। तो इस किनार पे जो परमाणु है वो कितने में साझा होगा, 4 में। तो एक घन के हिस्से में कितना आएगा, 1/4, यानी इस घन में योगदान, इसका किनार का योगदान, या किनार पे जो परमाणु है उसका योगदान कितना आ रहा है, 1/4। समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद आता है बॉडी सेंटर। इधर ले लेते हैं, इधर दिखेगा नहीं तुम्हें। बॉडी सेंटर, काय केंद्र, ये क्या है हमारे पास, काय केंद्र। काय केंद्र पूरा का पूरा अंदर, मान लो कमरे के बीचों बीच एक बॉल लटकी हुई हो, कमरों के बीचों बीच, वो पूरी तरह से कमरे के अंदर आ रही है, हाँ है ना, इसमें एक बॉल लटका दो, ये लो, ये पूरी तरह इसी घन में आ रही है बॉल। ठीक है, तो बीचों बीच अगर हम बॉल लटका देंगे तो पूरी तरह से कहां आ रही है, अंदर कमरे में, तो हमारे पास बॉडी सेंटर का योगदान कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया? तो हमने क्या क्या देखा, हमारे पास कोने का योगदान कितना होता है, 1/8, एक परमाणु का। ठीक है,
फलक केंद्र के एक परमाणु का एक घन के अंदर योगदान कितना होता है? 1/2। किनार केंद्र पे जो परमाणु है उसका एक घन में कितना योगदान होता है? 1/4। और बॉडी सेंटर पे जो होता है उसका योगदान कितना होता है? 1। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, पर पहले आगे क्वेश्चन करने से पहले हम इसको एक बार पूरी तरीके से देख लेते हैं कि किसी घन में ऐसे हुआ तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास घनीय क्यूबिक में घनीय एकक कोष्टिका क्यूबिक यूनिट्स है। घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है? 3 प्रकार से हम घनीय एकक कोष्टिका बनाते हैं, तो मैं यहां बना रहा हूं। पहले तो हमारे पास आएगा सरल घनीय एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका, ठीक है, बना लेना। यहां पे परमाणु क्या होते हैं? वास्तविकता में, ध्यान सुनना, वास्तविकता में परमाणु कैसे होते हैं? परमाणु वास्तविकता में ऐसे होते हैं, जैसे 4 आगे बना ऐसे कैसे 4 पीछे बनेंगे। तो वास्तविकता में हमारे पास परमाणु कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं। पर हम बनाएंगे कैसे? अच्छा, इस पीले वाले एक हमारे पास जो जालक बिंदु है उसका कितना भाग अंदर जा रहा है? कितना बताया था मैंने? 1/8 हिस्सा। किसका? कोने का। कोने का कितना भाग एक घन में आ रहा है? 1/8। ठीक है, तो ऐसे कैसे पीछे के भी 4 है, ऐसा नहीं है पीछे के भी 4 हमारे पास कुछ ऐसे हैं। तो वो अब बनाने में दिक्कत आएगी, तो आप देख लेना, ये ऐसे ऐसे, तो 4 आगे 4 पीछे। तो हमारे पास ये इससे मिलके हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास सरल घनीय निबिड़ संकुलन। तो सरल घनीय एकक कोष्टिका जो मैंने बनाई है ये इस तरह से बनता है। पर हम लोग इसको कैसे बना लेते हैं? हम लोग सिर्फ कोने पे दर्शा देंगे, आपस में टच नहीं करेंगे। तो मैं एक घन वापस से बना रहा हूं। अब इस घन में मैंने क्या बोला? वास्तविकता में तो परमाणु आपस में टच करते हैं, पर मैं क्या करने वाला हूं? मैं सिर्फ कोनों पे छोटी छोटी गेंद के रूप में दर्शा दूंगा। वास्तविकता में ये नहीं होता। ये परमाणु इसको टच करता है, ये परमाणु भी इसको टच करता है, ये भी इसको टच करता है, सब आजू बाजू टच करते हैं। तो हमने अभी अभी जो बनाया था उसी का छोटा रूप में मैंने एकक ये जालक बिंदु ले लिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोष्टिका, या प्रिमिटिव भी कहते हैं इंग्लिश में। प्रिमिटिव का मतलब वही सरल घनीय एकक कोष्टिका, जिसमें सिर्फ कोनों पे हमारे पास परमाणु हो, तो हमारे इसे क्या कह देते हैं? सरल घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। इसके बाद हमारे पास घनीय में एक और कौन सा होता है? फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। क्या होती है? फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्टिका। ठीक है, इसमें कहां का परमाणु होगा? कोने पे तो होगा ही होगा। ठीक है, कोनों पे तो होगा ही होगा। कोने के अलावा कहां होगा? फलक केंद्र में भी होगा। ठीक है,
आगे का, ये देखो, ये आगे का फेस सेंटर फलक केंद्र, ठीक है, और ये पीछे का, ठीक है, जैसे परमाणु में ये हमारे पास एक फलक है, उसका केंद्र ये बना है, ठीक है। तो आगे का और एक पीछे का, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव नहीं होता, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे क्यूबिक एफसीसी कह दो, पहले तो एफसीसी कह देते हैं, और इसे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यूनिट सेल भी कहते हैं, सीसीपी भी कह देते हैं। तो एफसीसी या सीसीपी हिंदी में लिख लेना, फलक केंद्रीय घनी एकक कोशिका, फलक केंद्रीय घनी एकक कोशिका, या लिखना घनीय निबिड संकुलन एकक कोशिका, घनीय निबिड संकुलन एकक कोशिका, घनीय निबिड संकुलन एकक कोशिका, सीसीपी। तो एफसीसी या सीसीपी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा है, बीसीसी, बीसीसी और बना देते हैं। तुम्हें बनाने हैं तीनों फिगर, ठीक है। एक तो बीच में, वापस से सुनना, मैंने ये छोटे रूप में दर्शाया है, अभी मैं इसे प्रॉपर दर्शाऊंगा कौन कब टच हो रहा है। इसका वास्तविक जो आकार है वो बड़ा है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो ये तो हमने छोटा छोटा परमाणु करके दर्शाया है, या छोटा छोटा हमने जालक बिंदु दर्शाया है। वास्तविकता में ये आपस में टच करते हैं, ये कोना, ये बीच का और ये कोना, तो वो अभी बता दूंगा, ठीक है। वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसे। तो इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये कहलाता है बीसीसी, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह के, हमारे पास क्या होते हैं घन में, तीन तरह के हमारे पास एक ज्यामिति में, यानी घनीय ज्यामिति में तीन तरह के अरेंजमेंट हो गए। तो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, तो हमारे पास घनीय ज्यामिति पढ़ रहे हैं, घनीय ज्यामिति में हमारे पास तीन तरह के अरेंजमेंट है। इसका जेड निकालते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन, जेड रैंक भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कोने का कितना होता है 1/8, और कितने कोने 8, कितना हो जाएगा 1। इसका जेड निकाल दो जरा, कितने कोने हैं 8, हर कोने का 1/8 हिस्सा अंदर रहेगा, प्लस इसमें कौन है, इसमें फलक केंद्र भी है, तो फलक केंद्र का भी जोड़ो। फलक केंद्र कितने हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं 6, और हर एक का कितना योगदान है अभी अभी बताया था 1/2, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, तो z कितना होगा इसका 4, इसका z होगा 4, इसका z देख लो जरा, इसका z क्या होगा, कोने का 8 × 1/8 प्लस एक बीच में है, बीचों बीच पूरा संपूर्ण अंदर है, तो इसका z कितना आ जाएगा 2। तो कैसे z निकाला, कैसे योगदान निकाला, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो संपूर्ण हमारे पास, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये सारी बॉल का अगर अंदर हिस्सा देखें तो एक गेंद के बराबर हिस्सा अंदर आ रहा है। इसमें सारी जितनी गेंदें हैं या जितने भी हमारे पास क्या है जालक बिंदु है, उन सबका अंदर की तरफ एक घन के अंदर में कितना हिस्सा आ रहा है, 4 बॉल के बराबर। इसमें कितना आ रहा है, 2 बॉल के बराबर, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके की हमारे पास अरेंजमेंट हो गए, किसके अंदर, घनीय में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन कर लेंगे कि कैसे हमारे पास अरेंजमेंट होता है। पर ये याद रखना, तुमसे कोई बोल दे एफसीसी, एफसीसी का मतलब ये क्या होता है, एफसीसी का मतलब कोनों के अलावा कहां होगा, फलक केंद्र में, कोनों के अलावा कहां होगा, फलक केंद्र में। बीसीसी में क्या होगा, कोनों के अलावा क्या कहां होगा, बॉडी सेंटर में। सिंपल क्यूबिक में कोने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट हो गया हमारा। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल अवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन,
18002121 799। थैंक यू।